हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि हम किसी एक टेक्स्ट को रेफ़र करेंगे सो दैट हमारा जो एफर्ट है बोथ एंड्स पे, आपके एंड पे और मेरे एंड पे, एक ही पेज पे रहे। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव आपको ये वीडियोस बनाने का है सो दैट एक क्लासरूम टीचिंग का एटमॉस्फेयर बना रहे और आपको यू शुड फील लाइक दैट यू आर ऑलवेज देयर इन द क्लास। मेरा वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि बोर्ड पे लिखवा दिया, कॉन्सेप्ट समझा दिया, नहीं। मेरा ऑब्जेक्टिव है आप तक अंडरस्टैंडिंग को पहुंचाना, और उस अंडरस्टैंडिंग को पहुंचाने के लिए हमारे पास एक मीडियम होना चाहिए था किसी भी एक टेक्स्ट को रेफर करने के लिए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू वीके पब्लिकेशंस बिकॉज मैंने भी अपनी टाइम में यही टेक्स्ट रेफर करे थे अदर देन एनसीईआरटी, एंड दे हैव अलाउड मी टू ट्रांसमिट देयर टेक्स्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी। तो आपके फ़ायदे के लिए अगर हम इतना एफर्ट करके इस स्टेज तक आए हैं कि दे हैव अग्रीड टू ट्रांसमिट देयर टेक्स्ट, तो आपको भी इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम जो टेक्स्ट रेफ़र करेंगे वो होगा इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेटेस्ट एडिशन है ये 2021 का, बाय मिस्टर टी.आर. जैन एंड डॉक्टर वी.के. होली। क्लास 11th का एडिशन है। तो मोस्टली आप सब बच्चे इसी टेक्स्ट को रेफ़र कर रहे होंगे। जो बच्चे नहीं कर रहे तो आई वुड रिक्वेस्ट देम कि आप ये एक एडिशन ज़रूर ले लें सो दैट अगर आप मेरी क्लासेस को फॉलो करेंगे तो हमारे एफर्ट्स एक ही पेज पर रहेंगे और उससे मुझे भी और आपको भी समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो एडिशन आप देख सकते हैं, लेटेस्ट एडिशन है 2021 का, तो कोई डाउट नहीं है। एंड और इसमें अगर हम बात करें टॉपिक्स की तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन है, बाकी थ्योरी डिमांड से रिलेटेड है, बाकी फैक्टर्स है, बट एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं इंडेक्स के हिसाब से। तो इसमें इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, थ्योरी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी, प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू फैक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ अ रेवेन्यू। देखिए चैप्टर्स बहुत सारे हैं, बट बिलीव मी अगर आप एक पेज पे रहेंगे, हम सब इसको मेंटेन करके रखेंगे तो ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं है, बिकॉज इट हार्डली कवर्स योर 40 मार्क्स। तो 40 आपका ये हो गया, प्लस 20 आपका ऑब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल हो गया, तो 60 मार्क्स तो आपके श्योर शॉर्ट है। बाकी स्टैट्स इज़ एज गुड एज आप कह लें कि आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। तो एफर्ट आपका है, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला, बट यस अंडरस्टैंडिंग टीचर की रहती है, तो वो मेरी कोशिश रहेगी। तो दोस्तों अब मैं पेज रेफ़र करूँगा। पेज रेफ़र करने के बाद हमारे पास टेक्स्ट सामने है तो हमें ईजी रहेगा आगे चलना। तो एक बारी मैं छोटा रिकैप ले लेता हूँ लास्ट वीडियो का। लास्ट वीडियो हमने करी थी इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। देखिए हमने कुछ नहीं पढ़ा था, हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था। देखिए इकोनॉमिक्स अपने आप में, या इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ पहले, क्योंकि इकोनॉमी की एज सच कोई एक डेफिनेशन नहीं हो सकती। इकोनॉमी अपने आप एक सिस्टम है, एक वो सारे सिस्टम का कोलैबोरेशन है जिससे आप अपनी लिविंग अर्न करते हैं। तो कोई भी अगर कहे कि इकोनॉमी की ये डेफिनेशन है तो वो कंप्लीट भी हो सकती है और नहीं भी, क्योंकि इसको डिफाइन करना अपने आप में इट्स नॉट दैट ईजी। ठीक है, बट स्टिल अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट बोलता है इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स आर यू स्टडीड विच दे अंडरटेक टू एक्वायर स्केर्स मीन्स दैट इज वेल्थ टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। तो एक उस ब्रांच की नॉलेज है जिसमें वो सब एक्टिविटीज जो कि ह्यूमन बीइंग स्टडी करता है, किस लिए? टू एक्वायर स्केर्स मीन्स दैट इज वेल्थ टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। हम डिस्कस कर चुके हैं, आपकी वांट्स अनलिमिटेड है, बट रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई योर वांट्स, उस डिमांड्स को, जो आपकी वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, दैट इज़ नॉट अनलिमिटेड। तो कहीं ना कहीं आके आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी। ठीक है सर, इसके हिसाब से हमने कुछ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, यहाँ से आप इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स इज, देखिए इकोनॉमी की जो स्टडी करेगा दैट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच नॉलेज, वो एक नॉलेज है, ना कि कोई सिस्टम है। सिस्टम की जो मैंने बात करी थी वो इकोनॉमी के बारे में मैंने बोला था, बट जब हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्या स्टडी करता है? ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करता है। कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्केर्स मीन्स, जो कि कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू एलोकेशन ऑफ स्केर्स मीन्स इन सच अ मैनर
that consumer can maximize their satisfaction, producers can maximize their profits, and the society can maximize its social welfare. मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो आप सारे रिसोर्सेज एक जगह डिप्लॉय नहीं कर सकते, तो यू नीड टू मेक चॉइसेस. जब आप चॉइसेस मेक करते हैं तो यू नीड टू बी वेरी श्योर कि वट एवर चॉइसेस यू आर मेकिंग वो आपको ऑप्टिमम रिजल्ट दें, और इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन भी आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है शुड बी ऑप्टिमम. तो इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, कैसे वो एलोकेट करता है अपने स्केर्स मीन्स को इन सच अ मैनर, कुछ इस तरह से कि कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन. और अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रॉफिट्स एंड द सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर. तो जब मैक्सिमाइज दोनों अपने लेवल पर होंगे, सोसाइटी अपने लेवल पर मैक्सिमाइज होगी और प्रोड्यूसर्स अपने लेवल पर मैक्सिमाइज होंगे, तो ऑब्वियसली एक वेलबींग जनरेट होगी और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा. इसलिए बोला जाता है कि द सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर. ये जस्ट फॉर अ रीकैप है. जैसे मैंने आपको बोला, इन केस आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है यू कैन डायरेक्टली रेफर टू मी. बट एक दो नंबर के डेफिनेशन हम समझ चुके हैं, बस हमें याद करना. फिर हमने पढ़ा था कि स्कैरसिटी, टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज या मीन्स. हमने पढ़ा था अगर रिसोर्स के बारे में बात करें तो रिसोर्स के दो फीचर्स क्या हो सकते हैं. तो ये हमने पढ़ा था रिसोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स. रिसोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स या फीचर्स कह लें, दो ही तरह की उसके एट्रीब्यूट्स है. एक की वो स्कैरसिटी है, दूसरा उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है. क्लियर. तो कोई भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, उसका ऑपोजिट होगा स्कैरसिटी. इसलिए हम बोलते हैं कि जब जो चीज़ अनलिमिटेड नहीं है इट मीन्स वो स्कैर्स है. जब वो स्कैर्स है तो ऑब्वियसली आप उसको उतना उसकी डिप्लॉयमेंट 100% नहीं कर सकते, हर जगह उसकी डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते. तो जब आप किसी भी रिसोर्स की, आप अपना टाइम ही देख लीजिए, आपके पास 24 आवर्स हैं. अगर आप उसमें से इफेक्टिव आवर्स देखेंगे तो अराउंड 16-17 आवर्स निकलेंगे. उस 16-17 आवर्स को आप क्या करते हैं, क्या एक ही सब्जेक्ट में लगा देते हैं? नहीं. आप क्या करते हैं उसको, क्योंकि आवर्स आपके एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं, तो व्हाट यू ट्राई टू डू, यू ट्राई टू मैनेज योर टाइम इन सच अ वे दैट आपका जो भी आउटपुट निकले वो मैक्सिमाइज हो. ठीक है. आप ये नहीं कहते कि मैं आज पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा. मे बी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप पूरा दिन बैठ के एक ही सब्जेक्ट पढ़ें, बट लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी वो प्लानिंग का पार्ट होगा. मीन्स आप कुछ इस तरह से प्लान कर रहे होंगे कि आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल जो होगा वो मैक्सिमम होगा. ठीक इसी तरह से सोसाइटी में जो रिसोर्सेज ठीक आपके टाइम की तरह हैं, जिसमें जैसे आप अपने टाइम को डिप्लॉय करते हो अपने करिकुलम को कवर करने के लिए, अपने बाकी सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए, क्योंकि आज आपके पास 16-17 घंटे है, बट सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो 5 से 6 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं. तो 17 घंटे में अगर आप इक्वल टाइम सबको डिवोट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप इस तरह से मैनेज करेंगे कि आपका आउटपुट मैक्सिमम. तो यही ऑब्जेक्टिव हमारा सोसाइटी में भी रहता है. तो इसलिए फीचर्स जो आपके टाइम के हैं वही फीचर्स आपके सोसाइटी के भी, सॉरी रिसोर्सेज के भी. रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, आपका टाइम भी लिमिटेड है. आपके रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूजेस हो सकता है. मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, जिस तरह से आप स्टील का यूज़ डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, आप उसको हैवी मशीनरीज में भी यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या फिर पैरेलली आप उससे डिफेंस इक्विपमेंट भी बना सकते हैं. उससे आप कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसको आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं. तो डिपेंड करता है, चॉइसेस आपको बनानी है, चॉइसेस सोसाइटी को बनानी है या इकॉनमी में. बट यही सब चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं तो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर. और ह्यूमन बिहेवियर लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था प्री प्लान्ड होता है. हमारे सॉफ्टवेयर सारे इंस्टॉल्ड हैं. जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तो आपको भले ही आपने इकोनॉमिक्स ना पढ़ी हो, बट आपका ब्रेन बहुत कैलकुलेटिव तरीके से चलेगा. आपको वही रिजल्ट्स देगा ब्रेन जो आपको सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा देगी. आप समझ गए मेरी बात. जैसे कि आपने एक पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है. अगर मैं आपको बोलूँ साइकिल पर ट्रैवल करना है या एक मर्सिडीज़ में, तो ऑब्वियसली यू विल ट्राई टू गो बाय अ मर्सिडीज़. डेफिनेटली टाइम हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगे, या मैं कहूँ एक आप कह लें कि एक बहुत महंगी बाइक, स्पोर्ट्स बाइक में, या एक नॉर्मल 2 व्हीलर में. तो आप ऑब्वियसली प्रेफर करेंगे, दो मोर और लेस टाइम उतना लगेगा. अगर वो भी 60 की स्पीड पे चल रहा है और दोनों एक ही स्पीड पे चल रहे हैं तो कोई आगे नहीं निकलेगा. बट स्टिल क्योंकि आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल एक कॉस्टली स्पोर्ट्स बाइक में ज़्यादा है तो आप प्रेफर करेंगे आपका स्पोर्ट्स बाइक. इसी तरह से आपको रिसोर्सेज भी देखने कि आपके सेटिस्फेक्शन क्या है. जस्ट एक वेग एग्जांपल है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप सोसाइटी में चॉइसेस कैसे करते हैं. आप पेज नंबर देखते रहिएगा, पेज 4. ये एग्जैक्टली यही पेजेस आपके बुक में भी होंगे. फिर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा था.
माइक्रो मैंने आपको बोला जब आप छोटे लेवल पे किसी चीज़ को जाके स्टडी करते हैं और जब उसी को आप ओवरव्यू लेते हैं और एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करते हैं तो आप उसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इजी एग्जांपल मैंने आपको बताया था। मान लीजिए कि अगर आप स्टेट्स की बात करें और अगर उसमें केवल आप दिल्ली की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो लेवल पे स्टडी। बट अगर आप इंडिया एज अ होल स्टडी करेंगे तब आप उसको बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप दिल्ली में जाके बात करें, अगर आप दिल्ली के किसी पर्टिकुलर स्टेट की एरिया की बात करेंगे तो हम उसको बोलेंगे, अगर केवल दिल्ली से रिलेटेड बात करें तो आप उसको माइक्रो लेवल पे जाकर स्टडी करें। बट आप एग्रीगेट लेवल पे जाके जब पूरी दिल्ली की स्टडी करेंगे या किसी भी स्टेट की स्टडी करेंगे तब वो बन जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कॉन्सेप्ट्स हैं क्या नहीं वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, बट मैंने डेफिनेशंस आपके साथ डिस्कस करी थी। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफ्रेंसिएशन। पढ़ लेंगे, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैंने आपसे डिस्कस नहीं करी है। फिर हमने स्टडी किया था कुछ चीज़ें हो सकती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपको लगे कि क्लास में हमने नहीं बोली, बट वो क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है आप पढ़ लीजिए। मैं वो वापस आऊँगा इसी टॉपिक पे आपको वो चीज़ें कवर कराने के लिए। मुझे मालूम है मैंने क्या चीज़ डेलिबरेटली छोड़ी है। फिर हमने पढ़ा था पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव जो इकोनॉमिक्स होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की। फैक्ट्स एंड फिगर्स वो फैक्ट्स एंड फिगर जो कि वेरीफाई हो सकते हैं। हमने किसी एक और जिसमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर बात की जाए। पास्ट में आप जिस ट्रेंड की जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे उसको आप कंपेयर करते हैं फ्यूचर प्रेजेंट से और उसी के बेसिस पे आप एक ट्रेंड एक्सपेक्ट करते हैं जो फ्यूचर में होगा। अब ये तीनों स्टेजेस आपकी वेरीफाई हो सकती हैं। दो लोग भले ही दो गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं बट अगर वो नंबर्स के साथ या फैक्ट के साथ फिगर दे रहे हैं तो भले ही उनमें से एक चीज़ गलत, एक स्टेटमेंट गलत होगी बट स्टिल क्योंकि मैंने बोला वेरीफाइबल है तो वो होगी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या पार्ट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगा। बट क्या होगा आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जो स्टेटमेंट वेरीफाई नहीं हो सकती जिसमें क्वालिटेटिव फैक्टर ज़्यादा है नॉट क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव चीज़ें ही वेरीफाई हो सकती। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जाम्पल दिया था, मैं अच्छा बच्चा हूँ पर मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। आप समझ रहे दोनों में डिफरेंस है, आप डिफरेंस नहीं बता पाएंगे मैं अच्छा बच्चा हूँ और मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। ठीक इसी तरह से हो सकता है आप बहुत अच्छे बच्चे हों लेकिन मेरे हिसाब से आप अभी भी अच्छे बच्चे नहीं हैं। तो इसमें मैं क्या इवैल्यूएट कर रहा हूँ? देखिए इसमें नंबर, फैक्ट्स एंड फिगर्स की कोई बात नहीं होगी। तो ऐसी स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना, इवैल्यूएट करना या वेरीफाई करना ईजी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर्स की बात नहीं हो रही। जहाँ पे नंबर, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात होगी वहाँ पे होगी। तो जब हम इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे तो हम उनको बोलेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, सॉरी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्योंकि हम सिर्फ क्वालिटेटिव एक जजमेंट दे रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो ऑब्वियसली ये आर्गुएबल होगा, इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। तो आप मोटा मोटा डिफरेंस समझ लें कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। उसके बाद हमने डिफरेंस इसके कुछ फीचर्स डिस्कस करे थे जो कि पेज 6 और 7 पर आपके आएंगे। फिर 7 पे आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि किन किन स्टेटमेंट्स को आप पार्ट ऑफ पॉजिटिव नॉर्मेटिव या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मान सकते हैं, कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन वी डिस्कस अबाउट डिफरेंशिएशन बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सिंपल इकोनॉमी हमने पढ़ा था 3 तरह की इकोनॉमीज हो सकती हैं, एक सेंट्रली प्लान्ड, दूसरा फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, थर्ड वुड बी द मिक्स इकोनॉमी। देखिए आपको मैंने एग्जांपल दिया था सेंट्रली प्लान्ड, जैसे आपका नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया। इसमें ज़्यादातर कंट्रोल टॉप पे रहता है इसलिए हम उसको बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड। बट वेयर एज फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी की बात करें, ये ऐसी इकोनॉमीज होती है जहाँ पर थोड़ा सा लिबरल होता है एज कम्पेयर टू सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज के हिसाब से। इतना सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होती, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन होती है, यानी कि दोनों का रोल होता है। आपका कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी होती है और एक अप टू एन एक्सटेंट फ्री इकोनॉमी भी होती है। जैसे कि यूएस या जितने डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ज़्यादातर प्राइवेट प्लेयर्स का ज़्यादा रोल होता है कंपैरेटिवली सेंट्रली प्लान्ड के हिसाब से। बट व्हेन यू कम टू मिक्स इकोनॉमी लाइक इंडिया, वहाँ पर क्या होता है कि अभी आप ना ज़्यादा फ्री हैं ना आप ज़्यादा सेंट्रली प्लान्ड हैं। बट हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा रोल ज़्यादा, अगर आप बात करेंगे प्रोपोर्शन थोड़ा सा सेंट्रली प्लान्ड का ज़्यादा होता है। बट अगर इनको ग्रोथ करना या इनको अंडर डेवलप से डेवलप की तरफ जाना है तो ऑब्वियसली मिक्स इकोनॉमी से हमेशा वो फ्री इकोनॉमी की तरफ मूव करेगी। और हम भी एज एन इंडियन और एज ए इंडिया हम फ्री इकोनॉमी से कहाँ मूव करेंगे? धीरे धीरे फ्री इकोनॉमी में। तो मिक्स इकोनॉमी से हम धीरे धीरे मूव करेंगे फ्री इकोनॉमी में। तो हम भी आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें प्राइवेटाइज हो जाएंगी। गवर्नमेंट का रोल बहुत रिस्ट्रिक्टिव जगह तक ही रहेगा जैसा कि बाकी डेवलप्ड नेशंस में आज की डेट में है। कुछ टफ नहीं है, आप गो थ्रू करेंगे, मैंने एक एक पॉइंट आपसे डिस्कस किया है, आप पढ़ेंगे। कोई फिर भी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो
आप क्वेरी रेज कर सकते हैं, नंबर्स में आपको इसे शेयर कर लूँगा। देखिए अंडरस्टैंडिंग के लिए आप, मैं हमेशा ही सजेस्ट करता हूँ कि आप ये पीछे के क्वेश्चन सारे पढ़ें। रीज़न क्या रहता है कि मैं भी करता था, इससे क्या होता है कई बार चीज़ें पढ़ने के आपके, जिसको आप कहते हैं रिकॉल पावर। देखिए एग्जाम इज़ नथिंग, एग्जाम इज़ ऑल अबाउट रिकॉलिंग। आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कई बार क्या होता है आप बहुत अच्छा पढ़ लिए, उसके बाद जब एग्जाम में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप वहाँ पे जाकर भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने ब्रेन को वैसे प्रैक्टिस नहीं कराया, या तो ब्रेन आपका बहुत टायर्ड है, क्योंकि एक तरह से कंप्यूटर की तरह आपका ब्रेन काम करता है। आप सब चीज़ें स्टोर तो कर लेते हैं, बट आप जब उसको रिट्रीव करने लगते हैं तो आपकी जो प्रोसेसर है वो फ्राई हो जाता है। तो प्रोसेसर को समझ नहीं आता कि इतनी सारी मिक्सिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो मैं किसको निकालूंगा। तो उसके लिए क्या होता है, आपको प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग डेटा भी आना चाहिए अपने ब्रेन के साथ। इसलिए आपको इस चीज़ पे बड़ा काम करने की ज़रूरत है एज ए स्टूडेंट, कि आप चीज़ों को कैसे आप अपने ब्रेन में डाल रहे हैं, सो दैट जब भी आप रिकॉल करें तो आपका ब्रेन बाहर निकाले उस चीज़ को, रिट्रीव करे। तो जब आप एग्जाम में बैठते हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ के गए लेकिन आप रिकॉल नहीं कर पा रहे। रीज़न, आपने समझ याद तो कर लिया, रट्टा तो मार लिया, बट आपने क्या करा, ब्रेन को एनालिसिस करने का मौका नहीं दिया। ब्रेन तब एनालिसिस करता है जब उसके कॉइन के दोनों साइड उसको दिख रहे होते हैं। अगर ब्रेन को पता ही नहीं है आगे क्या है, तो ब्रेन कभी भी आपको नहीं बोलेगा कि आप नेक्स्ट स्टेप मत लीजिए। बट जब ब्रेन को या आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि अगले स्टेप के बाद बहुत गहरा गड्ढा हो सकता है, तो ब्रेन हो सकता है आपको गाइड कर दे कि आप थोड़ा समझ के चलिए। यानी कि ब्रेन एनालिसिस करता रहता है 24/7। तो आपको भी ऐसे क्वेश्चंस करने से जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हाउ गुड यू आर इन रिकॉलिंग योर नॉलेज, और कैसे आप को रिलेट कर पा रहे हैं। कई बार होता ऐसे क्वेश्चंस आपको 11th में नहीं आएंगे, बट स्टिल आपकी नॉलेज रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहता है, और ब्रेन को प्रोसेस करने के, ब्रेन को सोचने के लिए टाइम मिलता है। तो बेटर है कि आप कर लें, क्योंकि जो भी पब्लिशर्स इतना एफर्ट करके इतना टेक्स्ट डालते हैं, तो आपको कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ तक तो कवर अप कर चुके थे। अब जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए मैंने आपसे लास्ट में डिस्कस किया था कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, अभी तक हमने सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली है। अब हमसे पूछता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, इसलिए उसको सेंट्रल प्रॉब्लम्स बोल देते हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में आप क्या स्टडी करते हैं, होती क्या है एक सेंट्रल प्रॉब्लम? सबसे पहले समझ लेते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। देखिए अब मैं ज़्यादातर जगह पर टेक्स्ट रेफर करूँगा। अभी हम पेज 17 पे हैं। देखिए, wants of human beings are unlimited, but the means of satisfying these wants are scarce. It is impossible for an economy to produce everything for each individual because no economy possesses unlimited resources. सब कुछ हम पहले बात कर चुके हैं। wants हमारी अनलिमिटेड है, बट उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो मीन्स है वो स्केर्स है। तो इसलिए इम्पॉसिबल है किसी भी इकोनॉमी के लिए वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर पाना जो जिससे सारे लोगों की वांट सेटिस्फाई हो जाए। सो यहाँ पर ये नेसेसरी हो जाता है दैट टू एवरी इकोनॉमी देयरफॉर to make a choice regarding the efficient use of the available resource of the economy, like land, labor, capital, etc. For example, the economy has to decide how much of the resources are to be used for the development of industry and how much for the development of agriculture. देखिए बात वही है घुमा फिरा के जो मैं आपसे पहले कर चुका हूँ। आपको चॉइसेस करनी पड़ेगी कि मुझे एग्रीकल्चर भी चाहिए, मुझे इंडस्ट्री भी चाहिए, मेरे पास जितने रिसोर्सेज उसको मैं कैसे डिप्लॉय करूँ। तो बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम वी मीन चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज ऑफ रिसोर्स। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास यही है। आप समझ कर लीजिए, सेंट्रल प्रॉब्लम मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज की कैसे यूटिलाइजेशन करें, यही हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर कोई चीज़ आपके पास अनलिमिटेड हो फिर तो आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं। अब अगर आपके पास ऐसा कुछ होता कि आपका एक दिन 24 से 48, 48 से 72 आवर्स, 72 आवर्स से 96 आवर्स तक एक्सटेंड हो सकता है, आप जितने घंटे चाहे एक दिन में बढ़ा सकते हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं होती। आपका एग्जाम 4 दिन बाद होता, आप अपने डेली आवर्स बढ़ा लेते। बट क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है कि अब लिमिटेड टाइम में ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, बट उसको सेटिस्फाई कैसे करें। तो अगर बात करें तो ऐसा होता क्यों है, अगेन वही चीज़ है कि आपको आंसर मालूम है। देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम?
इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सबसे बड़ा पहला अगर हम कॉज माने, दैट इज अनलिमिटेड वांट्स। तो ये बोलता है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, नो मैन कैन सेटिस्फाई ऑल हिज वांट्स, कोई भी अपनी सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। Therefore, wants of all members of the society cannot be fully satisfied at a given time. At a time किसी की भी डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो सकती, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, डेफर कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। दूसरा बोलता है लिमिटेड और स्केर्स मीन्स, हम डिस्कस कर चुके हैं। और तीसरा जो कि लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया है कि आपकी वांट तो अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि जो रिसोर्सेज हैं उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। देखिए आप कहेंगे कि इससे हमारी सेंटर प्रॉब्लम कैसे अराइज होगी। देखिए मुझे एक एग्जांपल दीजिए कि अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा रिसोर्स है जिसको सिर्फ आप एक ही जगह यूज़ कर सकते हैं, तो आप मुझे बताएं, आपको कभी सोचने की ज़रूरत है। मान लीजिए अभी आपका एग्ज़ाम हो चुका है और आपके पास 4 दिन की छुट्टियाँ हैं, तो अगर तो आपके 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आप कोशिश करेंगे कि 3 सब्जेक्ट को भी मैं एक छुट्टियों में कवर कर लूँ, या जो मुझे एग्जाम हॉलीडेज बीच में आ रहे हैं तो मैं इस गैप में कवर कर लूँ। बट अगर मुझे बताइए कि आपका सेकंड लास्ट पेपर हो गया और अब आपके पास 3 दिन की छुट्टियाँ हैं, बट लेकिन अभी आपका सिर्फ एक एग्ज़ाम बचा है क्योंकि सेकंड लास्ट एग्ज़ाम अभी हुआ है, तो अब आपके पास कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अब आपको क्लियरली पता है कि जो मेरे पास अब घंटे बचे या दिन बचे उसको मैं केवल एंड केवल किसके लिए यूटिलाइज कर सकता हूँ, जो मेरा लास्ट पेपर बचा है। देखिए बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट अगर आप उसको सब्जेक्ट की शेप में डालेंगे तो आप देखेंगे आपके आंसर्स निकलने शुरू हो जाएंगे। तो आप समझ रहे हो दोस्तों कि अगर आपका रिसोर्स लिमिटेड तो है, वो तो एक प्रॉब्लम अपने आप में है ही, बट अगर वो केवल एक ही जगह यूज होता, मान लीजिए कोई ऐसा स्टील है जो सिर्फ हाउस होल्ड के लिए यूज नहीं हो सकता, जो सिर्फ हैवी मशीनरी में ही जा सकता है, तो आपको क्या लगता है कि हम उसको कहीं और यूज करते, फिर कोई डाउट ही नहीं होता, हम उसको यूज ही वहीं करते, क्योंकि फिर हम कुछ कर नहीं सकते हमें। बट क्योंकि वो अगर कोई ऐसा रिसोर्स है जो कि एक से ज़्यादा यूजेज जिसके हो सकते हैं, तब हमारी थिंकिंग लेवल स्टार्ट होता है, तब हमारा टेंशन या हमारा बीपी बढ़ना शुरू होता है, तब हमें सोचना पड़ता है कि अब हम जो हमारे पास रिसोर्स है जिसकी लिमिटेशन है हमारे पास, तो इसको कहाँ लगाएं। जैसे कि आपके पास अवेलेबल घंटे, तो उसका ऑल्टरनेटिव यूजेज होना भी अपने आप में एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो अनलिमिटेड होना रिसोर्सेज का, आपकी वांट्स का सॉरी आपका लिमिटेड होना आपके रिसोर्सेज का, उसके कंपैरिजन में आपकी वांट्स अनलिमिटेड होना, बट जो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं उसके यूजेस जो हैं, अगर उसके एक से ज़्यादा यूजेस हैं, वो भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। ये 3 रीजन है जिसके कारण एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमने टॉपिक की हेडिंग क्या पढ़ी, व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस चीज़ से होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन 2-3 कारणों से होती है। कि देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम कारण क्या है, आपकी डिमांड बेतहाशा बढ़ती जा रही है, आपकी कोई एंड नहीं है आपकी डिमांड पे, लेकिन उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो भी अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की वो उतने नहीं है जितने आपको चाहिए। थर्ड, बट वो रिसोर्सेज और उस रिसोर्सेज के भी आप मल्टीपल यूजेस कर सकते हैं, जिसके कारण अब आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा आपको करना क्या है। तो मैं थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि हमने सिर्फ वर्बली डिस्कस किया था। अनदर कॉज ऑफ इकोनॉमिक, देखिए अनदर कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज दैट द लिमिटेड रिसोर्सेज, बात क्या करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। किनकी, लिमिटेड रिसोर्स जो अनलिमिटेड है। देखिए अगर तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो भले ही उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हों, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई चीज़ इतनी अवेलेबिलिटी है उसकी कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, तो आप मान के चलिए क्या कभी आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपके पास एक दिन अनलिमिटेड आवर्स का हो तो आपको एफर्ट लेना पड़ेगा। या मान लीजिए मैं कोई भी मटेरियल या कोई भी ऐसा रिसोर्स जो कि प्लानट पे है बट उसकी क्वांटिटी कभी ख़त्म नहीं होगी, तो आपको क्या लगता है भले ही उसके कितने यूजेस हों, फिर क्या आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप हवा, हवा आपके पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो क्या कभी आप सोचते हैं मुझे हवा को कैसे यूटिलाइज करना है। या मान लीजिए कोई 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 किसी भी तरह का कोई एलिमेंट है आपके अर्थ में जिसकी क्वांटिटी खत्म नहीं होगी, बट मैंने बोला है कि अगर आप प्लैनेट पे कोई भी चीज़ है तो वो ख़त्म ज़रूर होगी एक ना एक दिन, अगर वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो देखिए अगर 2 चीज़ें हैं, एक तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, यानी कि रिसोर्सेज की क्वांटिटी लिमिटेड है पहली चीज़, और उसका ऑल्टरनेटिव यूज है,
तब उससे एक प्रॉब्लम अराइज होगी जिसको बोलेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिसोर्सेज का लिमिटेड होना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस होना। अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो ये दोनों कारण बनते हैं किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्रिएट होने का। क्लियर? बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर एक सिचुएशन ऐसी हो कि जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड है लेकिन फिर भी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो आप बताओ तब इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी? क्योंकि तब चॉइस मेकिंग का क्वेश्चन ही नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी अनलिमिटेड है तो आप जहाँ जितना चाहेंगे उतना डिप्लॉय कर सकते हैं। तो भले उसके एक से ज़्यादा क्या 10 से ज़्यादा क्या 100 से ज़्यादा यूजेस भी होंगे, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज ऑफ सप्लाई या क्वांटिटी आपकी अवेलेबिलिटी के लिए वो बहुत बड़ी क्वांटिटी। क्लियर? तो रिसोर्सेज का लिमिटेड होना, ऑल्टरनेटिव यूजेस होना अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लिमिटेड होके ऑल्टरनेटिव यूजेस होना, दैट क्रिएट्स एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि लिमिटेड भी हो और तब उसका ऑल्टरनेटिव यूजेस हो, तब आप उसको कह सकते हैं कि दैट कैन कॉज योर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो another cause of economic problem is that the limited resources have alternative uses. Limited resources have alternative uses. For instance, milk is a scarce commodity. It can be used for preparing cheese, ice cream, rasgulla, etc. आप दूध से कुछ भी बना सकते हैं. Since resources are limited, all wants cannot be satisfied. It leads to the problem of choice, which wants should be satisfied and which should not be. Accordingly, the society has to decide which want are to be satisfied first and which later. This is the problem of choice. देखिए, एक पुअर फैमिली है, ठीक है, जो कि सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम भी किसी स्केल पर आकर पुअर हो जाते हैं क्योंकि हमारे कंपैरेटिवली बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी। बट अगर आप अपने से नीचे किसी पुअर फैमिली को देखेंगे तो जितना रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन आप कर पा रहे हैं उतने रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन वो नहीं कर सकते। उनकी चॉइस मेकिंग थोड़ी रिजिड होगी। आप जो चीज़ को वेस्ट कर रहे हैं जो या आप एक से ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, हो सकता है वो सिर्फ वही चीज़ें परचेज करें जो उनकी नीड है, जिसके बिना वो सर्वाइवल उनका टफ है। समझ रहे हैं? आप हो सकता है कुछ दो चार चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपकी लग्जरी में आ जाती है, बट उनके लिए वो सिर्फ पहले नेसेसिटी पे फोकस करेंगे। वाई? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। हो सकता है उनके कंपैरिजन आपके पास थोड़ा सा फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो जो चीज़ें नेसेसिटी से ऊपर है आप उनको भी कंज्यूम कर रहे हैं। सिमिलरली आपसे ऊपर जो लोग होंगे आप उनका देखेंगे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड आपसे थोड़ा ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी एज कम्पेयर टू आपके रिसोर्सेज थोड़ा ज़्यादा है। तो ये एक साइकिल है, बट किसी के पास भी अनलिमिटेड नहीं होता। कंपैरिजन हो सकता है बट आप कहें कि अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं। तो ये 3 रीजंस है जिसके कारण हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। तो सेंटर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं अगर हम एक बार डिस्कस कर लें। देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन हम टेक्स्ट पढ़ेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। देखिए, पहला बोलता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। आप मान लीजिए आपके पास, आज मैं कह दूं कि आपके पास ये लीजिए ये घर है या ये नेशन आपको आज चलाना है और आपको गाइड करना है कि हमें ग्रो कैसे करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, क्योंकि देखिए कभी भी किसी भी सोसाइटी को ग्रो करने के लिए प्रोडक्शन होना वहाँ पे ज़रूरी है। प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, और फिर बात वही आती है कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। तो जब आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपको बनाना क्या है, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है। इसलिए एट द वेरी बिगिनिंग जब आप प्लानिंग लेवल पर हैं, जब आप अभी सोच रहे हैं कि आपको क्या बनाना चाहिए, आपको तभी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको बनाना क्या है। आप समझ रहे हैं? अभी अपने प्लानिंग, अभी आप प्रोडक्शन में नहीं आए, बट अभी आप प्री प्रोडक्शन स्टेज में है, तो तभी आपको ये चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ेगा कि भैया मेरे पास रिसोर्सेज इतने हैं तो उसके कंपैरेटिवली मुझे करना क्या है। पहले बात तो आपको ये देखना है। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, मैं एक बार डिसाइड कर लेता हूँ कि ठीक है मेरी प्रायोरिटीज़ हैं XYZ। अभी फिलहाल मैं XYZ पर फोकस करूँगा और अभी मैं ABC को मैं नेक्स्ट ईयर डेफर कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मान लीजिए X हो सकता है डिफेंस प्रोडक्ट्स हो, Y हो सकता है आपके कुछ हेवी मशीनरीज हो, और Z जो हो सकता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो आपने हो सकता है एज ए गवर्नमेंट आप डिसाइड कर लेते हैं कि इस बार मैं डिफेंस पे, कुछ हेवी मशीनरीज पे प्लस कुछ कंस्ट्रक्शन पे अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय करूँगा। तो आपने सबसे पहले सोच लिया क्या बनाना है, फिर आप सोचेंगे हाउ टू प्रोड्यूस। देखिए, कोई भी चीज़ कैसे बनती है, या तो आप उसको मैनुअली बनाएं या फिर आप उसको मशीनों से बनाएं।
देखिए डिपेंड करता है कि आप कौन सी इकॉनमी में सर्वाइव कर रहे हैं। देखिए जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है या जहाँ पर लेबर ज़्यादा है, वहाँ पे नॉर्मली लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ही यूज़ होती है। लेकिन अगर आप बहुत डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में चले जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ पे लेबर बहुत कॉस्टली है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक मेजर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से या कह लें सर्वाइवल लाइन से बहुत ऊपर आ चुकी है। तो अब वो उस लेवल, हाँ अगर वो फिर भी अवेलेबिलिटी होगी उधर, तो दे आर गुड इनफ, उनका स्टैंडर्ड हो सकता है हमारे एक अपर मिडिल क्लास के से ऊपर वाले लेवल का हो, बट इसलिए वहाँ पे बट उनकी सप्लाई जो होगी, अवेलेबिलिटी होगी बहुत कम होगी। जैसे आपने कई बार सुना होगा यूएस या फॉरेन कंट्री, बड़ी डेवलप्ड फॉरेन कंट्रीज़ में जो कि लेबर है वो बहुत कॉस्टली है, तो लोग खुद ही अपना काम करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ डेवलप हो चुके हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ऊपर जा चुका है, वो उतने डिपेंडेंट नहीं है रिसोर्स पे जितने कि हम लोग हैं। तो उनके लिए अगर उनमें से भी अगर कुछ लोग काम करते हैं तो दे चार्ज वेरी हेवी प्राइस। तो हाउ टू प्रोड्यूस, ये देखना पड़ेगा कि आप कौन सी इकॉनमी में सर्वाइव कर रहे हो, कौन सी टेक्निक लगानी है। अगर आप एक लेबर ओरिएंटेड कंट्री में जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आप लेबर मेथड्स यूज़ करेंगे, बट अगर ऑन द कॉन्ट्री आप एक डेवलप्ड नेशन में है तो ऑब्वियसली आप कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स यूज़ करें। कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है, आपकी मशीनरी का ज़्यादा यूज़ होता है। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, देखिए थर्ड डिसीजन जो आपके लिए रहेगा सबसे क्रिटिकल, दैट वुड बी कि आपको बनाना किसके लिए। आपने क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ये तो ठीक है, बट आपको बनाना किसके लिए, तो आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए ये चीज़ कहीं, जो स्टेप 3 है, जो प्रॉब्लम 3 है, ये भी कहीं ना कहीं व्हाट टू प्रोड्यूस के साथ ही डिसाइड हो जाती है। क्योंकि देखिए जब आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपको डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने, तो आपको पता है कि आपने बनाने किसके लिए, बट वो अपने आप में एक क्वेश्चन है जिसके लिए आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि मुझे मशीनरी बनानी है, तो मशीनरी किसके लिए बनानी, क्यों बनानी है, तो आपको पता होगा कि मशीनरी मैंने इस इंडस्ट्रीज़ के लिए बनानी है क्योंकि मुझे इस सेक्टर में ग्रोथ चाहिए। तो इस सेक्टर में कौन उसके कंज्यूमर्स होंगे, फाइनल कंज्यूमर नहीं, मैं एक इंडस्ट्रियल कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ अगर आप मशीनरी की बात करें। तो यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस के साथ साथ ही कहीं ना कहीं डिसाइड हो जाता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। लेकिन सीक्वेंस में बात करें व्हाट टू प्रोड्यूस, आप आपको बनाना क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, बनाएंगे कैसे, और फॉर होम टू प्रोड्यूस, और किसके लिए बनाना है। इन 3 सवालों का जवाब देने में या ढूंढने में ही बहुत मुश्किल होती है किसी भी गवर्नमेंट को। तो इसीलिए इसको कहा गया सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी। क्यों? किसी भी इकॉनमी के लिए ये 3 चैलेंजेस अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को कैसे शेप करते हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते ही हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज का फ्रेमवर्क बनता है, और जिसके बेसिस पे आने वाले रोड मैप भी तैयार होते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको टेक्स्ट से बाहर भी आप समझ लीजिए चीज़ें कैसे लिंक्ड हैं। आपको भले लग रहा है कि क्लास 11 का सब्जेक्ट है, बट अगर आप इसका इम्प्लीकेशन देखेंगे तो जो आप क्लास 11 में पढ़ रहे हैं वो आज भी हमारे इकोनॉमिक लेवल पे डिस्कस हो रही है। व्हाट टू प्रोड्यूस, देखिए दिस प्रॉब्लम हैज़ 2 डायमेंशन, आपको बनाना क्या है एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। देखिए अगर आपको क्या बनाना है, मैंने आपको पहले ही बोला है, जब आप ये बात कर रहे हैं कि आपको बनाना क्या है, तो आपको उस समय ये भी तो देखना पड़ेगा आप बना क्या रहे हैं या बनाना क्या है। क्योंकि मान लीजिए एक्स वाई और जेड आप बनाने हैं, प्लान करते हैं कि मुझे एक्स वाई और जेड को बनाना है, तो एक्स वाई जेड बनाना है, मैं क्या सोच रहा हूँ। देखिए आप खुद सोचिए, अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं तो आप क्या सोच रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे एक्स वाई जेड बनाना है, मेरे पास रिसोर्सेज कितने हैं, मेरे पास रिसोर्सेज एक्स अमाउंट है, उसमें से मैं क्या क्या बना सकता हूँ। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें आप बहुत पहले सारा प्लानिंग कर चुके होंगे, मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं, मैं अगर बनाना चाहूँ तो ये चीज़ इतना बना सकता हूँ, ये चीज़ इतना बना सकता हूँ, ये चीज़ इतना बना सकता हूँ, और या जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके बेसिस पे आप उसको एक रिव्यू करेंगे। देन ओनली यू विल कम टू अ डिसीजन कि आपको बनाना क्या है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस के 2 डायमेंशंस है, यानी कि सोचने का तरीका 2 तरीके से हो सकता है व्हाट टू प्रोड्यूस में। एक एक तो बनाना क्या है और कितना बनाना है। तो मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, सेंट्रल प्रॉब्लम्स में आप जब उसको स्टडी करते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स को, आप सिर्फ ये सोच के आप सब्जेक्ट को पढ़िएगा कि आप बैठ के आप डिसीजन ले रहे हैं। आप जब बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, बैकग्राउंड में आपको 2 चीज़ें रखनी है, जो मेरे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, प्लस और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। मैंने बोला कि अगर ऑल्टरनेटिव यूजेस नहीं है तो प्रॉब्लम का सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है तभी मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं उसको उसके एक्स में लगाऊँ, वाई में लगाऊँ या जेड में लगाऊँ। क्लियर? तो दोस्तों अब आपको ये देखना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस में आपने सोचने का नज़रिया क्या है।
अब आपकी प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि मैं क्या बनाऊं और कितना बनाऊं। कितना क्यों बनाऊं? क्योंकि आपको आपकी लिमिटेशंस पहले ही पता होंगी। तो बोलते हैं कि द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी, देखिए हम पेज नंबर हैं 19 पे, देखिए द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी इज व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड सो एज टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम वांट्स ऑफ द पीपल। अब आप बोल रहे होंगे अभी तो आप गुड्स 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 की बात कर रहे थे, ये अचानक से सर्विसेज कहाँ से आ गई? देखिए अभी क्लास 12th में आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। देखिए किसी भी इकोनॉमी में दो तरह की प्रोडक्शन होती है, एक जो विजिबल होती है और एक जो विजिबल नहीं होती है। देखिए दोनों चीज़ें इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। अब कैसे आप मानेंगे कि वो प्रोडक्शन है? अगर आपकी वो वैल्यू में एडिशन कर रहा है, कोई भी ऐसा प्रोसेस, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो सर्विसेज हो, जो कि एक नया प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है और जिससे कुछ इनकम जनरेट हो रही है, आप उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर वो सर्विसेज हो। देखिए मैं आपको एग्जांपल देते हैं कि कोई टीचर है, या आप कोई भी ऐसी इंडस्ट्री उठा लें जहाँ पे सिर्फ सर्विस दी जा रही है। एक कंसल्टिंग बिजनेस आप देख लें, एक कंसल्टिंग बिजनेस क्या करता है? कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है? बिल्कुल नहीं। तो वो क्या दे रहे हैं? वो दे रहे हैं एक सर्विस में जो कि आपको विजिबल नहीं है। तो कोई क्लाइंट उनके पास गया, क्लाइंट को सोल्यूशन चाहिए था, आपने क्या करा? उसको अपनी एडवाइस दे दी। आपने जब उसको एडवाइस दी तो क्या हुआ? क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्लाइंट ने आपको चार्ज कर दिया, आपने क्लाइंट को चार्ज करा और क्लाइंट ने आपको पैसे दे दिए। तो देखिए दोस्तों हुआ क्या कि क्या ये सर्विस लास्ट ईयर भी हुई थी? जो लास्ट ईयर की वो लास्ट ईयर में हुई, बट इससे हुआ क्या? मान लीजिए स्केल आपका पहले एक क्लाइंट था, धीरे धीरे क्लाइंट बढ़ने शुरू हो गए। अगर यही 20 क्लाइंट्स हो गए तो क्या होगा? आपके पास भी मैन पावर ज़्यादा होगी। तो यानी कि सर्विसेज भी अपने आप में प्रोड्यूस, बट हम इसको बहुत डिटेल आगे पढ़ लेंगे, ज़्यादा बेटर आपको 12th में समझ में आएगा। क्योंकि जब हम देश की इनकम कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं, तो उसमें हम सारी चीज़ें कंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है। जब एग्रीगेट लेवल पे आप स्टडी करते हैं नेशनल इनकम को, तो आप उसमें फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है वो भी आप कंसिडर करेंगे, प्लस सर्विसेज का भी कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे। यू विल सरप्राइज टू नो कि हमारे जीडीपी में धीरे धीरे, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग, हमारा बेस इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, इंडिया की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का है। ऑन दी कॉन्ट्ररी जब आप डेवलप्ड नेशंस में जाके देखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर कंपैरेटिवली वह मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज़्यादा होगा। इसलिए आप देखिए जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो यूएस से बिलोंग करते हैं, बड़े बड़ी कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, कारण वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेस कंपैरेटिवली हमारे से ज़्यादा है। हम सर्विस में बहुत आगे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं? नहीं, वो सिर्फ अपना ब्रेन यूज़ करके अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, सो दैट आपके लिए वो प्रोडक्शन, वो वैल्यूडेशन कर पाए। वो वैल्यूडेशन क्या होता है, कैसे करेंगे, वो हायर क्लासेस में आप आके समझ जाएंगे, क्लास 12। The first and the foremost problem of every economy is what goods and services should be produced so as to satisfy the maximum wants of the people. This problem arises due to the fact that means are scarce in relation to their wants. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपैरिजन में रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहते हैं। Each economy has therefore to make a choice as to which want it should satisfy and which ones it should not forego. It involves two-fold decision. तो इसलिए इकोनॉमी को डिसाइड करना है कि किसको अडॉप्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है। फर्स्टली द इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड, किसी भी इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है what goods and services are to be produced. For instance, which one of the consumer goods like sugar, cloth, wheat, ghee, etc. are to be produced, and which of the capital goods like machines, tractors, etc. are to be produced. Similarly, choices has also to be made between the production of wartime goods like rifles, guns, tanks, peacetime goods like bread और butter. तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है कि आपको कंज्यूमर लेवल पे जब आप बात करेंगे तो आपको क्या प्रोड्यूस करना है। अगर आपको वॉर टाइम लेवल पे बात करनी है, आपको डिफेंस से रिलेटेड बात करनी है, तो आपको क्या प्रोड्यूस करना है। तो ये दिस वुड बी योर फर्स्ट स्टेप, आप जहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि कौन से गुड्स या कौन से सर्विसेज आपको प्रोड्यूस करना है। सेकेंड वो बोलता है कि व्हेन एन इकोनॉमी हैज टेकन डिसीजन एज टू व्हाट गुड्स और सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, एक बार ही आप इस निर्णय पे या डिसीजन पे पहुंच जाते हैं आपको कि क्या बनाना है,
तब क्वेश्चन आता है कि as to what goods or services are to be produced, then it has to decide about its quantity. आपको बनाना क्या है आपने डिसाइड कर लिया, तब आप कहोगे अच्छा ये 3 चीज़ें तो हमें बनानी है यार, पर देखो हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं उससे हम कैसे कैसे कितना कितना बना सकते हैं। एक बार ही आप ये डिसाइड कर लेंगे क्या बनाना है, फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कितना बनाना है। हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड हाउ मच ऑफ कैपिटल गुड्स, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड हाउ मच ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिससे आपको प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है, जैसे हैवी मशीनरी हो गई। अब आप उसको यूज़ करके कुछ और प्रोड्यूस करते हैं जो आपको प्रोडक्शन में हेल्प करता है, उनको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस, if an economy decides to produce more of cloth and wheat within a given period and with limited means, then it will have to produce less of machines. देखिए, अगर आपको पता है कि एक रिसोर्स है आपके पास, अगर उसको x और y आप बना सकते हैं, तो अगर आप x ज़्यादा बनाएंगे तो ऑब्वियसली y कम बनेगा। एग्जाम्पल लेते हैं आपके पास अवेलेबल आवर्स का, अगर आप सब्जेक्ट x ज़्यादा पढ़ते हैं तो आपको ऑब्वियसली सब्जेक्ट y में टाइम कम देना पड़ेगा। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बातें हैं। इसलिए सिर्फ आपको एक रीडिंग आनी चाहिए। बिल्कुल ही रीडिंग में हाथ टाइट है तो थोड़ा तो मेहनत फिर आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, और थोड़ी सी अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, आप बिलीव करें इकोनॉमिक्स इतना इजी सब्जेक्ट है, आप कहेंगे कि इससे इजी सब्जेक्ट नहीं, और इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि प्रैक्टिकली आप उसको बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। करने को बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे जहाँ पे आप प्रैक्टिकली रिलेट कर सकते हो, बट इंस्टेंटली आप इसको रिलेट कर सकते हो सकता है फिजिक्स में आप कर सकते हो, बट फिजिक्स में आपको यू नीड दैट इक्विपमेंट और टाइम चाहिए, आपको एफर्ट चाहिए। बट इसमें तो आप डायरेक्टली, अब देखिए हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपके ब्रेन में ऐसे जो कि भले ही आपने ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े थे, बट आपका ब्रेन ठीक उसी तरह से काम करता था। यानी कि इकोनॉमिक्स हमारे ब्रेन के लिए बड़ा नेचुरल है समझना, क्योंकि ब्रेन वैसे ही सोचता है जैसे हम पढ़ रहे हैं। जो सब्जेक्ट्स का बेस है इकोनॉमिक्स का, हमारा ब्रेन भी ठीक उसी पैटर्न में सोचता है। तो जब दोनों के पैटर्न सेम है सोचने के, एक ही डायरेक्शन में सोचे, तो आप सोचिए फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट क्या देना है। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना है कि सिर्फ वो नॉलेज को आपको पेपर पर उतारना है। अगर आप वो कला भी सीख गए, नथिंग इज डिफिकल्ट, एंड दिस गोज विद एवरी सब्जेक्ट, नॉट ओनली विद इकोनॉमिक्स बट अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। एक बार आपने ये डिसीजन ले लिया व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, देन इट कम्स कि आपका हाउ टू प्रोड्यूस, उसको बनाना कैसे। द सेकंड मेन प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स और हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन। आपको प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करना कैसे। दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द चॉइस ऑफ टेक्निक। देखिए, जब मैंने आपको पहले बताई, जब आपको ये पता लग गया कि कितना बनाना है, क्या बनाना है, आपको फिर ये सोचना है बनाना कैसे, यार मैं इसके लिए करूँ क्या। क्योंकि ये सब चीज़ें हो सकता है पहले डिसीजन पे डिपेंड करती हो सकता है आपने टारगेट्स ऐसे रखे हो प्रोडक्शन के, जो कि हो सकता है आपको मैनुअली पॉसिबल ना हो आपके लिए। एग्जाम्पल, आपको लगता है कि मुझे 1000 टैंक्स बनाने हैं इस बार। आप सिचुएशन को देखते हो, आपको लगता है नहीं मुझे वॉर टाइम गुड्स बनाने, या 10,000 राइफल्स बनानी है, या एक ऐसा नंबर आपके पास है जो कि आपको लगता है मैनुअली अगर हम बनाएंगे तो शायद जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम है उसमें वो पॉसिबल नहीं होगा टू अचीव दैट टारगेट। तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली आप भले लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी भी होंगे तब भी आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का सपोर्ट लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास टारगेट्स कुछ इस तरह के हैं। तो टेक्निक आपका डिपेंड करेगा टारगेट्स पे। टारगेट्स कौन से, क्या बनाना है और कितना बनाना है। तो हाउ टू प्रोड्यूस डील करता है आपकी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन पे। तो इस टेक्निक में क्या बोलता है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ इज पॉसिबल ईदर बाय हैंडलूम्स और बाय मॉडर्न मशीन। देखिए कितना अच्छा एग्जांपल है। जो कपड़ा बनता है आप उसको हैंडलूम में भी बना सकते हैं और प्लस आप उसको मशीनों से भी बना सकते हैं। पहले क्या होता था, हमारे यहाँ पे हैंडलूम का जो भी काम होता है, जो जितना भी कपड़ा वगैरह काम होता है, हमारा हैंडलूम इंडस्ट्री बहुत आगे थी। बट क्या वो बाय द टाइम इकॉनमीज ग्रो कर गई और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो हमारी हैंडलूम इंडस्ट्री इतनी इक्विप्ड नहीं थी इन टर्म्स ऑफ कि वो इतने बड़े लेवल पे डिमांड को केटर कर पाए। तो क्या हुआ, मशीनों का इंटरवेंशन शुरू हुआ। जब मशीनों का इंटरवेंशन स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, जो लोग हाथ से करते थे उनका हाथ से काम निकल गया। आप समझ रहे हैं, होता क्या, टेक्निक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले बहुत सारे आपने ऑफिस में देखोगे मैनुअली काम होता था, सारे खाते हाथ से बनते थे। बट अब क्यों सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है। आपको उतना पेस भागना है, आपको ज़्यादा चीज़ें चाहिए कम टाइम में, पॉपुलेशन ज़्यादा है, आउटपुट ज़्यादा चाहिए, तो वो आप फिर वही पुराने धर्रे पे नहीं चल सकते। इसीलिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब जो
करंट आप देख रहे हैं पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, दैट हैज़ बिकम वेरी क्रिटिकल, एंड आज नहीं तो कल, और विद इंसेप्शन ऑफ जो न्यू हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है, देखिए बहुत सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो चुकी हैं, और अगर नहीं हुई तो आने वाले टाइम में उनको होना पड़ेगा। आजकल आप देखिए बहुत से बच्चे हैं जो कि ऐप बेस्ड रिसोर्सेज से पढ़ते हैं। अब मार्केट में इतनी सारी ऐप्स हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप किसको रेफ़र करें। देखिए टेक्नोलॉजी अपने आप में हमेशा वैल्यूडेशन करता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, बट वो टेक्नोलॉजी का यूज़ अगर आप बेटर वे से कर रहे हैं और इकोनॉमिकल तरीके से कर रहे हैं। देखिए बहुत कॉस्टली ऐप्स भी हैं जिसमें आप बहुत पैसा खर्च के बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कॉस्टली इतना है, वो अफोर्डेबल नहीं है। चीज़ वो होती है जो मासेस के लिए काम आए। मासेस मीन्स जनरल पब्लिक। अगर हमारे इंडिया की बात करें, अगर हम इंडिया का डेमोग्राफिक देखें तो डेमोग्राफी में ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास हैं, या बहुत हमारे लोग गरीब भी हैं। मेजॉरिटी हमारे यहाँ पे रिच लोगों की नहीं है। तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स भी ऐसे होने चाहिए कि जो मासेस के लिए अफोर्डेबल हो। तो मैं आपसे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करूँगा वो कौन कौन सी ऐप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, ईदर फ्री या फिर एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, और जो आपको हेल्प करेगा आपके करिकुलम के साथ चलने में। प्लस ऑल अक्रॉस इंडिया आप बेस्ट टीचर से कैसे जुड़ सकते हैं। तो क्या होगा, आपके पास एक प्लेटफॉर्म होगा। देखिए आप दिल्ली में बैठे हो सकता है साउथ इंडिया के किसी प्रोफेसर से या टीचर से बात कर पाए, ये पॉसिबल हो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वो कौन सी ऐप है, तो मैं आपको एक दो जो ऐप जो मैंने कई बच्चों को देखा है और मैंने उसको खुद भी रिव्यू करा है, काफ़ी अच्छी ऐप है। ऑब्वियसली देखिए इम्प्रूवमेंट तो हमेशा रहती है हर चीज़ में, बट अगर ओवरऑल एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो मैं आपसे कुछ आने वाली क्लासेस में उन ऐप्स के नाम भी शेयर करूँगा। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो हाउ टू प्रोड्यूस में हमने बात करी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, तो बट हमने बात करी कि हैंडलूम से भी बन सकता है और मशीन से भी बन सकता है। दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इट इम्प्लाइज मोर प्रोडक्शन एट लेस कॉस्ट। देखिए टेक्निक आपको इसलिए भी सोचनी है क्योंकि देखिए वेस्टेज आपको देखनी कितनी है आप, क्योंकि देखिए हर चीज़ फिर वहीं आ जाती है कि क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो आप वेस्टेज ज़्यादा नहीं कर सकते हो। रिसोर्सेज लिमिटेड है तो वेस्टेज आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो आपको ये भी देखना है कि मैंने बोला कि आप भले कैपिटल इंटेंसिव नेशन हो बट स्टिल आप सॉरी लेबर इंटेंसिव नेशन हो बट स्टिल आप कैपिटल मेथड्स यूज़ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज भी देखना है। तो आपको क्या याद रखना है हाउ टू प्रोड्यूस में कि इट कंसर्न्स विद द चॉइस ऑफ टेक्निक। आप टेक्निक की चॉइस करते हो। दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। और क्यों? क्योंकि आपको कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, राइट। सो ब्रॉडली इसमें दो मेथड्स होते हैं जो मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। एक बार ये आप पेयर रीडिंग कर लीजिए। इन केस आपको लगता है कि अभी भी समझ नहीं आया, प्लीज़ ड्रॉप मैसेज। मैं आप कमेंट बॉक्स में जाके भी ड्रॉप कर सकते हैं। मैंने नंबर ड्रॉप किया है, आप उस पर भी मुझसे बात कर सकते हैं, तो मैं आपको समझा दूंगा, बट आई डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम आएगी। थर्ड वन इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस। आपको बनाना किसके लिए? Owing to the limited resources, an economy cannot produce goods for all sections of the society. सारे सेक्शंस के लिए आप देखिए मेटल है, आप चाहें तो सारे लग्जरी कार्स बना सकते हैं। तो ऐसे लग्जरी कार्स तो सबको अच्छी लगती है, नो मैटर आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं। आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, आप अपर मिडिल क्लास से, आप लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ लग्जरी कार्स की तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको पसंद नहीं है। तो फिर सारी लग्जरी कार्स क्यों नहीं बन रही? आप समझ रहे हैं इस बात को? क्यों? क्योंकि देखिए आपको हर क्लास की डिमांड पूरी करनी है, या फिर एटलीस्ट प्रयासरत या कंटिन्यू एफर्ट करते रहना है कि आपकी हर क्लासेस की मेजॉरिटी की मांग सेटल डाउन हो जाए। तो इसलिए आपको लग्जरी गुड्स भी बनाने हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ मासेस के लिए बना ले लग्जरी, अब अपर क्लास को भूल ही जाए, क्योंकि वहाँ से भी आपका पैसा आएगा। तो आप यही सब डिसीजन जब आप लेने लग पड़ते हैं तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए उसको सेंट्रल प्रॉब्लम्स का नाम दिया गया। आप देखिए हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ही बहुत सारी चीज़ें कितनी कन्फ्यूजिंग लग रही है, ठीक है। डिसीजन लेना कितना टफ होता होगा। तो इसलिए आपको लग्जरी प्रोडक्ट्स भी बनाने हैं, आपको मिडिल क्लास के लिए भी प्रोडक्ट्स बनाने हैं, सो दैट आपकी मेजॉरिटी की मांग सेटल डाउन हो। तो ओइंग टू लिमिटेड रिसोर्सेज एन इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस गुड्स फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू द एक्सटेंट डिजायर्ड। टू द एक्सटेंट डिजायर्ड मतलब कि जितना उस सेक्शंस की तरफ से डिमांड आ रही है
उतना ही आप बना पाए ऐसा पॉसिबल नहीं है. Broadly, every section has every economy has two sections of the society, rich and the poor. Social justice is promoted if more goods are produced for the poor. It would reduce inequality और promote equality. देखिए ऑब्वियसली ये माना जाता है कि जिस भी इकोनॉमी में या जिस भी देश में एक रिच का और पुअर का गैप ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना उस इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता. आप इंडिया में देख लीजिए, रिच है तो इतना रिच है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं, और गरीब है तो इतना गरीब है जिसकी कोई लिमिट नहीं. तो अगर आप एक सबसे रिच क्लास देख लें और एक सबसे लोअर क्लास देख लें, आप देखेंगे ह्यूज डिफरेंस है. बट कुछ डेवलप्ड इकोनॉमीज में ऐसा गैप नहीं होता. एक मिडिल क्लास आदमी भी वहाँ पे एटलीस्ट एक 3 स्टार और 2 स्टार का लिविंग स्टैंडर्ड इंजॉय कर रहा होता है. बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ हो सकता है उसको एक टाइम की रोटी भी ना मिले. तो इसलिए कोशिश करी जाती है कि अगर सोशल जस्टिस की बात करी जाए तो पुअर के लिए आपको चीज़ें ज़्यादा बनानी है. तो लो प्रॉफिट क्या होगा, बट देर इज़ अ हिडन कॉस्ट ऑफ डूइंग इट. देखिए ऑब्वियसली सोशल कॉस्ट आप करेंगे, बट आपको पता है कि आप सब कुछ, तो सबसे बेटर है कि आप सब कुछ फ्री दे दीजिए, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. और बहुत जगह ऐसा हो भी रहा है कि हम लोगों को समझ में नहीं आता कि हमें अगर कुछ फ्री मिल रहा है तो आप देखिए सोशल जस्टिस तो आप कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, बट उसको करने की कॉस्ट है. आज तो आप कर देंगे, लेकिन उसकी कॉस्ट की रिकवरी कैसे होगी और आप कब तक डाल पाएंगे. देखिए इनफ्लो और आउटफ्लो जब तक मैच नहीं करेगा तो आप कैसे, आप आउटफ्लो आउटफ्लो कैसे कर सकते हैं. अगर एक बाल्टी में पानी भर दूँ और मैं कहूँ आप निकालते रहे निकालते रहे निकालते रहे और मेरी 4 बाल्टियाँ भर दें, तो क्या पॉसिबल है. कॉमन सेंस लगाइए, पॉसिबल ही नहीं है. हाँ, जिसको वो शुरू की एक बाल्टी का पानी मिल जाएगा उसको लगेगा बहुत बढ़िया है. अगर लाइन में कोई लगा उसको लगेगा जिसको पहले बाल्टी का पानी मिलेगा उसके लिए तो बहुत अच्छा है. पर आप सोचिए क्या लाइन में आखिर में खड़ा हुआ, क्यू में आखिर में खड़ा हुआ जो बंदा है, क्या उसको उस पानी की एक बूंद भी मिलने की आसार आपको लगते हैं. नहीं. तो क्या होगा, आप फ्री में दे तो रहे हैं, बट क्या होगा उसकी कॉस्ट आएगी, जो कि वो सर्कल जब तक पूरा नहीं होगा तो आज या नहीं तो कल आप फंसेंगे ज़रूर. इसलिए इकॉनमी को रन करने के लिए हर कोई चाहता है कि गरीब को फ्री में दिया जाए. बट अब मान लीजिए एग्जांपल मैं देता हूँ, आप कहेंगे ठीक है जो अनाज उगेगा हम सब गरीबों में बांट देंगे. तो मुझे बताइए कि जिसने अनाज उगाया है वो अगली बार से अनाज कैसे उगाएगा. आपने जो भी प्रोड्यूस हुआ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारे देश में हुआ, सब बांट दीजिए फ्री में. ठीक है, सबके पेट भर जाएंगे, 1 साल 2 साल तक बहुत अच्छे सर्वाइव कर भी लेंगे. लेकिन आप उस किसान पे जाइए जिसने वो एक्चुअल में ग्रो करा है, तो आप बताइए वो नेक्स्ट टाइम कैसे ग्रो करेगा. एक बार तो आप दे देंगे, 2 बार ही दे देंगे मैक्सिमम. लेकिन तो इसलिए जो कि पॉसिबल है ही नहीं. इसलिए फ्री तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पीछे एक हिडन कॉस्ट है. तो यहाँ पे भी यही बात बोल रहे हैं कि सोशल जस्टिस इज प्रमोटेड इफ मोर गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर द पुअर. गरीबों के लिए ज़्यादा गुड्स बनाए जाए, इसलिए गाड़ियाँ, कारें, स्कूटर या ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाए जो कि गरीब अफोर्ड कर सकता होगा. अफोर्ड कर सकता होगा तो क्या होगा, धीरे 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 ही सही, बट उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही बढ़ेगा. क्यों, क्योंकि इनइक्वालिटी या इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए एक हिडन कॉस्ट भी होती है. By producing goods for the poor, the profit of the producers would remain low. Low profit would mean low investment, implying low GDP. देखिए कितना एक विशेष सर्कल है. मान लीजिए कि आपको आज गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे दे सारी इंडस्ट्रीज को कि आप कोई भी लग्जरी कार नहीं बनाएगा, सब ऐसी कार बनाएगा या 1 लाख 2 लाख में मिलेगी. तो ठीक है, हम सारा मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकता है उसको. लेकिन आप सोचिए ना कि जो कंपनीज बना रही हैं, क्या फिर उनके पास प्रॉफिट का स्केल क्या रहेगा. बढ़ने का तो आप भूल जाइए, वो मेंटेन करेगा या डिक्लाइन करेगा. तो आप सोचिए कि जो लोग एम्प्लॉय थे, क्या उनकी हर साल इंक्रीमेंट हो पाएगा सैलरी का, या वो ज़्यादा लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दे पाएगा. तो बढ़ेगा कैसे, जब इस बार आपने 1 कदम लिया, अगली बार आप 2 कदम ले, तीसरी अगली उससे अगली बार 3 कदम ले, तो ही तो आप डिस्टेंस कवर करेंगे. पर लेकिन अगर आप इसी डायरेक्शन में चलते रहेंगे तो आप कैसे आगे कैसे बढ़ेंगे. तो इसलिए दोनों में बैलेंस बिठाना बहुत ज़रूरी है. हम क्लास 11 लेवल पे ये सब चीज़ें नहीं समझ सकते, बट मैं आपको एक सोच दे के जाना चाहता हूँ कि आप सोचिए इस चीज़ पे कि क्या ये पॉसिबल है और आपको क्या लगता है, क्या इसका कोई वे आउट है. अगर आपके पास कोई भी सोल्यूशन है या आपके पास कोई भी इंटरेस्टिंग आंसर है तो आप ड्रॉप बॉक्स में लिखिए, मुझे अच्छा लगेगा जानकर. तो लो प्रॉफिट वुड मीन लो इन्वेस्टमेंट. अगर लो इन्वेस्टमेंट रहेगी, ग्रो नहीं करेगी कंपनी, तो इन्वेस्टमेंट्स लोगे, नया पैसा नहीं आएगा, और कंपनियाँ ग्रो नहीं करेंगी तो आप समझ लीजिए इनडायरेक्टली वो देश ग्रो नहीं करेगा. दस देर इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, सोशल इक्वालिटी और जीडीपी. तो आप देख रहे हैं कैसे किसके लिए बनाना है अपने आप में इतनी
इतनी सिवियर प्रॉब्लम हो गई कि अब आपको डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप बनाए क्या। सिर्फ इतना ही सोचा आपने कि फॉर टू प्रोड्यूस, बनाए किसके लिए। आपको रिच क्लास के लिए भी बनाना है क्योंकि आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छे चाहिए, आपको सेल अच्छी चाहिए, क्योंकि आपको हर चीज़ इंटरलिंक्ड है। देखिए नेक्स्ट क्लास में हम सोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। आज मेरा ऑब्जेक्टिव था कि आपका सेंट्रल प्रॉब्लम, और नेक्स्ट क्लास में मोस्ट लाइकली हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब फिनिश कर देंगे। और क्योंकि अपने आप में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मोर और लेस यही 2 टॉपिक बचे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाउ इतना रेलिवेंट नहीं है, बट मैं आपको गाइड कर दूंगा कि इसमें करना क्या है। तो देखिए, पढ़िए सब कुछ, पढ़िए सब कुछ। बुक में जो टेक्स्ट में जो भी आपको कंटेंट दिया गया है, वो कंटेंट इतना अच्छा है कि आपको पढ़ेंगे तो कुछ मिलेगा ही, आप कुछ लूज़ नहीं करेंगे। ये आप लिख के चलिए, और आपका ब्रेन ज़्यादा सोचने में मजबूर होगा। आप पढ़िए, बट क्योंकि आप क्लास में हैं तो आपको टीचर को भी फॉलो करना है। कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके बाद क्या टीचर पढ़ा रही है उसको फॉलो करिए। लेकिन प्लीज़ एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि आप लिखने का आर्ट डेवलप करें, क्योंकि ये हमारे साथ एक ड्रॉबैक रहेगा। आप और हम बैठ कर लिख नहीं सकते, मैं आपके क्वेश्चंस चेक नहीं कर सकता। तो टॉपिक्स जो अभी तक हमने पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में या अभी यहाँ पर, सेंटर प्रॉब्लम्स आप कर लीजिए। और इसके पीछे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, रिलेटेड टू योर टॉपिक्स, आप एक बार गो थ्रू करें। आप देखिए क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप क्वेश्चन का आंसर भी दे पाएंगे, और अगर क्वेश्चन का आंसर आप दे दिया तो आपको लगेगा कि हाँ मैं टॉपिक को समझ गया। फिर आप उसको लिखने की कोशिश करें, फिर आप अपने टीचर के नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं। मैं कहीं पे भी कोई भी ब्रेक नहीं लगा रहा कि आप टीचर के नोट्स मत फॉलो करिए, यहाँ मत फॉलो करिए, वहाँ मत फॉलो करिए। बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर आप कुछ भी याद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम इस पूरे टॉपिक को ख़त्म करेंगे, जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और उससे रिलेटेड टॉपिक होंगे। और उससे नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो एफर्ट में कोई कमी ना आने दें, पढ़ते रहें और इन्जॉय करते रहें। बाय फ्रेंड्स।